बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलम ज़ैब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एज़ी व्लॉग। हमारे इर्द गिर्द जो भी न्यूज़ होती हैं वो सभी को इफ़ेक्ट करती हैं, तो ज़ाहिर है मुझे भी करती हैं। अभी पिछले काफ़ी दिनों से अफ़गानिस्तान, तालिबान, अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, ज़्यादातर इसमें जो अफ़गानिस्तान और तालिबान, ये दो नाम जो है ना वो सुनने को आ रहे हैं। यानी अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो एक मरतबा फिर जो है वो तब्दील हो गई है। वो पूरी दुनिया जो है इस सूरत हाल पे अफ़गानिस्तान की और तालिबान की तबसरे कर रही है, और अमेरिका ने 20 साल उधर क्या किया उस पर जो है वो बहुत सारे तबसरे हुए, होते रहेंगे। लोगों ने इस पर किताबें लिखी, फिल्में बनाई, बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ हुई, बड़े लंबे चौड़े एनालिसिस हुए और होते रहेंगे। वो इसके हर शख्स, हर कंपनी, हर मुल्क, हर इदारा अपनी अपनी सोच के मुताबिक और अपने अपने नज़रियात के मुताबिक इस पर तबसरा करता रहा है और करता रहेगा। मेरा भी एक अपना तजिया है, मेरे जहन में भी कुछ बातें आ रही हैं। ज़ाहिर है हमारा तो एक आम आदमी का जो रिश्ता होता है वो एक अभी मीडिया से ही होता है। वो ख़बरें पढ़ कर जो है ना एक नज़रिया कायम करता है। उसके पास जो है ना बहुत सारी न्यूज़ जो अंदर खाते चल रही होती हैं मुल्कों के दरमियान या उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज के दरमियान, उनका तो किसी को नहीं पता होता। लेकिन जो जनरल जो न्यूज़ मीडिया के अंदर जो आ रही होती हैं उनको सामने रखते हुए जो है वो हर शख्स का जो है अपना एक तज्ज़िया होता है, अपना एक जहन होता है। तो मेरे भी कुछ ख़यालात हैं, तो इसके बारे में मैं सोच रहा था। तो चंद चीज़ें जो मुझे कहीं पर देखने को नहीं मिली, तो मैंने कहा चलें जो मेरे जहन में एक बात आ रही है वो आपके साथ शेयर कर दी जाए। ये बड़ी बड़ी आलमी ताकतें पिछले 120 साल समझ लें हो गए हैं कि पहले इसमें जो है वो आलमी ताकत, एक वर्ल्ड पावर ब्रिटिश जो है वो यहाँ से मार खा के जाते हैं। फिर इसी अफ़गानिस्तान में दूसरी सुपर पावर जो है वो रशिया मार खा के जाता है। फिर इसी अफ़गानिस्तान में एक अभी की सुपर पावर जो है अमेरिका जो है वो यहाँ से भागता है। तो इसकी वजह क्या है, ये लोग क्यों आते हैं और फिर यहाँ से जो है वो चले जाते हैं, ये इसकी एक्चुअली वजूहात क्या हैं। मेरा मानना यह है कि कोई सी भी जंग, किसी भी किस्म की जंग, वो माली फ़ायद के बग़ैर नहीं होती। उस जंग के पीछे कहीं ना कहीं एक लड़ाई जो है वो एक घर से शुरू होती है और मुल्कों के दरमियान और वर्ल्ड वार्स जो होती हैं वहाँ तक पहुँचती है। तो हर लड़ाई के पीछे कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं एक माली फ़ायदा होता है। एक शख्स का होता है, एक इलाके का होता है, एक मुल्क का होता है या एक रीजन का होता है, लेकिन माली फ़ायदा ज़रूर होता है। तो ये जो सुपर पावर्स अपनी ताकत के बलबूते पर अफ़गानिस्तान के अंदर इन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में, अपने मुख्तलिफ़ टाइम में जो नकब लगाई, इनका सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा जो है इनका जो था वो यहाँ पे कुछ हासिल करना था, बिज़नेस था, सिंपल। ठीक है, अफ़गानिस्तान में अब क्या बिज़नेस था देखें। एक चीज़ तो एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन टारगेट होता है, उसके साथ कुछ एडिशनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। मैं उन पे बहस नहीं करता हूँ, किसी का बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ पे। लेकिन ये मेन चीज़ है कि हम एक काम है, इस पर कितने पैसे खर्च करेंगे और हमें इसका रिटर्न कितना मिलेगा। तो ये तमाम आलमी ताकतें यही एजेंडा लेके आईं। 100-150 साल पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया दुनिया में, उस वक्त जो है दुनिया को सोना, चांदी, तांबा, लोहा और बहुत सारी बेशुमार धातुओं की जो है वो ज़रूरत थी, और तमाम दुनिया जो है वो अपने गिनती बेलचे लेके लोग जो है वो दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ पहुँच सकते थे वहाँ पे पहुँचे और ये खुदाइयाँ शुरू की और ये चीज़ें जो है निकाल के इंडस्ट्रीज़ को बेचते रहे।
اسی نے زیادہ کمایا جو جتنا زیادہ طاقتور تھا. اس کے بعد افغانستان میں اسی وقت سے پتہ چل گیا تھا برٹش کو کہ جناب یہاں پر جو ہے زیر زمین خزانے دفن ہیں، تو ان کو نکالا جائے. ناکام ہوئے. انہوں نے جتنا پیسہ اپنے اس حساب سے لگایا تھا، ان کو پتہ چلا کہ جناب یہ جو ہے یہ تو آلریڈی بہت خرچ کر چکے ہیں، تو یہ پتہ نہیں ادھر سے کچھ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا. تو وہ اس ٹائم کے لحاظ سے انہوں نے وہ پیچھے ہٹ گئے اپنے مقاصد سے، اسٹیپ بیک کر دیا دوسرے الفاظ میں. سملر سچویشن جو ہے وہ رشینز کی بھی ہوئی، سملر سچویشن جو ہے وہ امریکنز کی بھی ہوئی. جنہوں نے اٹیک کیا انہوں نے اپنے کچھ ایڈیشنل مقاصد کو بھی سامنے رکھا، لیکن مین مقصد جو تھا افغانستان کی سرزمین پہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج بھی وہ خزانوں سے بھری ہوئی ہے، اور وہاں سے کچھ جو ٹریلین ڈالرز کی دہاتے ہیں، زیر زمین ہیں، وہ خزانے زمین کے اندر دفن ہیں، ان کو ابھی تک امریکنز بھی نہیں نکال سکے. جیولوجیکل سروے آف امریکہ جو ہے انہوں نے بہت سارے سروے کیے اس دوران پہ، ان پچھلے 10-20 سالوں میں ان کے پاس ساری رپورٹس موجود ہیں. لیکن ظاہر ہے جو سارے سروس سے، جو سیٹلائٹ سرویز یا باقی ان سے تو یہ زیر زمین خزانے نہیں نکالے جاتے. ان کے لیے ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے، وہ بنانا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کو جو ہے شامل رکھنا پڑتا ہے ان کاموں کے لیے. لیکن یہ سارے لوگ وہ نہیں کر سکے. آج اگر چائنا کی نظر اس طرف ہے، اور وہ جو ہے وہ بظاہر اس کا نرم گوشہ جو طالبان کی طرف لگ رہا ہے، تو اس کا بھی مقصد یہی ہوگا کہ وہ ان خزانوں کی طرف جو ہے وہ جائے. اور میرا خیال ہے کہ فیوچر میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انفراسٹرکچر بنانے میں چائنیز مار ہیں. یہ دو ہی چیزیں ہیں جو افغانستان سے ان خزانوں کو نکالنے میں مدد دے سکتی ہیں. اگر آپ انفراسٹرکچر بنا دیں اور جو وہاں پہ قبائلی اقوام ہیں ان کے ساتھ آپ معاملات کر دیں، تو اگر چائنا جو ہے وہ انفراسٹرکچر بنا دیتا ہے اور ہمارا پاکستان جو ہے وہ ان کے قبائلیوں کے ساتھ معاملات کر سکتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیسے معاملات کرنے ہوتے ہیں. اگر 2 گاؤں ہیں ایک کنویں کے آس پاس، تو ان دونوں کو برابر حصہ دینا پڑتا ہے. سمپل سا رول ہے. ایک کو بھی 1 روپیہ زیادہ دیا تو پھر لڑائی ہے. تو یہ رول جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے. تو مجھے امید ہے کہ مستقبل میں یہ خزانے انشاءاللہ جو ہے چائنا، افغانستان اور پاکستان مل کے انشاءاللہ نکالیں گے. امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. تھینک یو. اللہ حافظ.